नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें दिखाएंगे हम दिन भर की हर बड़ी खबर से जुड़ी विस्तार से पूरी इनसाइड स्टोरी भी। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की जो 4 बड़ी खबरें जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। नजर डालिए। पहली जो खबर है, राज्यसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़ा बिल पेश। शुरुआत शांत रही, लेकिन मनुस्मृति पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा मच गया। दूसरी खबर, संसद में कांग्रेस का जोर, पेपर लीक पर तो सपा ने उठाया राम मंदिर दान गबन का मुद्दा। और तीसरी खबर जो आज की है, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी पारंपरिक नीले से अब होगी भगवा। पूर्व खिलाड़ियों से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवाल इसको लेकर। और चौथी खबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग मामलों में अरबों की काली कमाई का खुलासा हुआ। धनबाद में कोयला कारोबारी के पास मिली 600 करोड़ की अकूत संपत्ति। विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम 4 तस्वीरों के जरिए, हमेशा की तरह, जो कि सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन आइए पता करते हैं आज की जो चर्चित 4 तस्वीरें हैं वो क्यों सुर्खियों में। देखें, हवाई के किलावा ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ है। 500 फुट की ऊंचाई तक उछला है लावा। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुब्बार। ये देखिए तस्वीर। भीषण खतरनाक तस्वीर देखिए, हर तरफ लाल ही लाल है। ये लावा है, आग का लावा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तस्वीर। फ्रांस और स्पेन के बाद तुर्कियों में भी लंगी जंगलों में आग। मुगला और अंताल्या के जंगलों में फैली आग तेजी के साथ। तेज हवाओं ने और मुश्किल करके फायर फाइटर्स का काम बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी तस्वीर। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। पहाड़ से गिरा विशाल बोल्डर। आसपास के इलाकों में फैली दहशत। 3 गांव से संपर्क भी कट चुका है। खतरनाक तस्वीर। चौथी तस्वीर, धर्मशाला में कांगड़ा संग्रहालय के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। भारी मलबा और पेड़ गिरने से खतरा बढ़ा है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और अब 4 के अलार्म में आज की पहली बड़ी खबर। पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में बहस, तब हंगामे बदल गई जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का मुद्दा उठाया। खड़गे ने मोदी सरकार को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया है। मनुस्मृति पर टिप्पणी और सरकार पर आरोपों पर सत्ता पक्ष ने घोर आपत्ति जताई। इसी दौरान गिरिराज सिंह की एक टिप्पणी पर कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की। आपको सुनवाएंगे भी। इस दौरान क्या कुछ गर्मा गर्मी हुई है, क्या गहमा गहमी हुई है, सुनिए और देखिए जरा। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है। और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात करके जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर। उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है। मसीह अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तज्जु के बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है। और सुनिए सर, तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है।
मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है सर। प्लीज आई विल कम बैक टू यू। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयमेव नहीं बोला है, एक संपूर्ण नहीं बोला है। उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है। I want to know from you, Diwali ji, are you authentic? Diwali ji, ले जाओ बुक दो। no, I don't want the book. I don't want to go into the book. वहीं इससे पहले राज्यसभा में बिल पेश करते वक्त सरकार ने कहा कि इसमें सजा के प्रावधानों को सख्त किया गया है, तो विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि युवाओं के दबाव में सरकार को मजबूरी में यह बिल लाना पड़ा। पेपर लीक रोकने से जुड़ा बिल आज राज्यसभा में शांति के साथ पेश हो गया, लेकिन बिल पर बहस बढ़ती गई तो गर्मा गर्मी भी बढ़ती चली गई। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल रखते हुए कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने पहले से सख्त प्रावधान किए हैं। 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई। वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के। बिल पर बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बिल देश के युवाओं की जीत है और सरकार को मजबूरी में ये बिल लाना पड़ा। हालांकि इसे लाना ही काफी नहीं होगा। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी के बयान की तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में फायरिंग का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उनका इस्तीफा मांगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के दौरान तब हंगामा हो गया जब उन्होंने पैलेट फायरिंग में छात्रों के घायल होने का मुद्दा उठाया। कहा कि एक दिन विपक्ष आपको एसी कमरों से खींचकर जनता के सामने ले आएगा। इस पर राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने सख्त ऐतराज जताया। निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में न आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। राहुल गांधी की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फायरिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटा, उनसे बयान की मांग की। पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना यह जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है, सिर्फ आपने आंकड़े बदले। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष के साथ गर्मा गर्मी तो हुई, लेकिन लोकसभा की तरह कार्यवाही में बाधा नहीं पड़ी। आज 2 बजे तक के लिए। इस बीच संसद में आज भी प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा छाया रहा और कांग्रेस ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की पूरी कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पैलेट गन चलाने का आदेश मंत्री नहीं देते। मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई? द्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृह मंत्री बनाया। पुलिस किसके अंडर है? जब किसी भी स्टेट में कोई बड़ी घटना होती है, कोई भी स्टेट में इस तरीके का एक इश्यू आता है, तो किससे बात करते हैं? असेंबली में डीएम को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को बुलाएंगे या असेंबली में होम मिनिस्टर को बुलाएंगे? राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, एसडीएम दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।
तो दिल्ली में पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दायर याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए क्या कहा? केंद्र सरकार से कहा कि वो रैपिड एक्शन फोर्स के एमुनिशन लॉ यानी चलाए गए हथियार का ब्यौरा सुरक्षित रखे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच के लिए जो भी जरूरी होगा सुरक्षित रखा जाएगा। याचिकाकर्ता पूर्व आईपीएस यशोवर्धन आजाद ने मांग की कि मेटालिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण पाबंदी की इस मांग को स्पष्ट बताया। कहा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि दिल्ली सरकार पैलेट गन से घायल प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी को सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया करवाए। इस बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से भी पास हुआ है वंदे मातरम बिल और अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी है इसमें। और आपको बता दें कि इस बिल से वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष ही कर दिया गया है। तो उसमें कड़े सजा का प्रावधान है। जानबूझकर अगर इस मामले में अपमान या तिरस्कार की कोई भी चीजें वो भावना प्रकट होती हैं, ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो 3 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। और राज्यसभा से आपको बता दें कल ही बिल पास हो चुका है और आज लोकसभा में भी ये बिल पास हो गया, वंदे मातरम बिल। अब जो राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगान के समकक्ष है। अब आगे बढ़ती हुई इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक सप्लाई स्थिति की समीक्षा की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। दान पेटी में विपक्षी सांसदों ने पैसे डाले। वहीं चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा जो बीजेपी का साथी वो राम घाती। श्रद्धा में सेंधमारी हुई। शेयर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक ऊपर 24,317 पर पहुंचा। ऑटो और आईटी शेयर्स में सादा खरीदारी हुई। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पेपर लीक बिल और युवाओं के प्रदर्शन पर हमलावर है तो समाजवादी पार्टी की नजर यूपी चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी ने आज भी संसद के बाहर राम मंदिर दान गबन का मुद्दा उठाया है। सपा नेता अपने साथ आज भी एक दान पात्र लेकर आए जिसमें इंडिया गठबंधन के सांसद पैसे डालते दिखे। ये कल भी हमें देखने को मिला था। डिंपल यादव भी वहां पर मौजूद थी और जो सपा के सांसद थे उनकी भी वहां पर मौजूदगी और ये पैसे डालते हुए देखिए जरा। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में आज भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से आधा घंटा पहले इंडिया गठबंधन के सांसद पोस्टर बैनर लेकर विरोध में जुट गए। सांसदों के हाथों में एक बड़ा बैनर था जिसमें लिखा था कि फायरिंग का आदेश किसने दिया। यूपी में चुनाव करीब है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के सांसद विरोध में अलग ही नजर आ रहे थे। राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठाने के लिए सांसद सांकेतिक तौर पर आज भी एक दान पात्र लेकर आए, उसमें पैसे डालते रहे। अयोध्या को कलंकित किया है, इनको भगवान माफ नहीं करेंगे। इनको प्रभु ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे। पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। अब तो हम चंदा चोरी पे आएंगे कि भैया पैसा कहाँ है, किसके ऑफिस में है, क्या वो सारा चंदा आरएसएस के कार्यालय में जा रहा है। इन सब मुद्दों पर हम लगातार तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये लाइन में नहीं आते हैं और सदन में हर बातों का जवाब नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा है। कह रहे हैं श्रद्धा में सेंधमारी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि गुप्त दान में महाघपले किए गए, दान की रसीद नहीं दी या फिर नकली रसीद देती। अपने लोगों को अयोध्या में कौड़ी के दाम जमीन दिलवाई, उस जमीन को 20 गुना दाम में बेचा, जमीन के अशुभ लाभ को आपस में बांटा। ईमानदार लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उन्हें हटाया गया। चोरी की राशि की बरामदगी को दर्ज नहीं कराया गया। जांच में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, ये कहकर गुमराह किया गया। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत मिटा दिए गए। अखिलेश यादव ने घेरा है। देखिए, एक तरफ विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेरने में लगी है तो दूसरी ओर सीएम योगी भी विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं।
ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। वहीं खेल की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है हॉकी से। देखिए, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल चुका है। जो आप ये देख रहे हैं भगवा हो गया। हॉकी प्लेयर अब पारंपरिक ब्लू ड्रेस की जगह केसरिया जर्सी में नजर आएंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम इसी केसरिया जर्सी में नजर आएंगे अब। लेकिन कई पूर्व खिलाड़ी और विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि ब्लू को हटाकर केसरिया क्यों कर दिया गया। यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना, उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हैं? आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में? केसरिया भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि और एक शौर्यवान सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए भारत की का प्रतिबिंब है। भारतीय हॉकी टीम की ये पहचान अब गुजरे दिनों की बात हो जाएगी। नीले रंग की जगह केसरिया जर्सी लेगी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी नई पहचान के साथ नजर आएंगे। लेकिन खेल से जुड़े दिग्गज भड़के हुए हैं। पूर्व हॉकी कप्तान वीरेन रसकिन्हा ने लिखा, हॉकी इंडिया ने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से नीला रंग रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग का क्या लॉजिक है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की ने बदलाव का तर्क समझाया। ग्राउंड भी जो हॉकी टर्फ फील्ड भी है वो भी ब्लू है, और जो प्लेइंग किट है खिलाड़ियों का वो भी ब्लू है। विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो अब हॉकी की हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो हॉकी खिलाड़ियों की पहचान बदलने अब जा रही है। इस बदलाव के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बयान अलग अलग हैं। अब उसको लेकर भी आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में? अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए, हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना, उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? ब्लू या सफेद जो हमारा परंपरागत रूप से जिस पे हम बहुत सारे विजयश्री हासिल किए हैं, एक भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन हमने कहा कि इनको खेल से मतलब नहीं है। ये हर जगह पे अपनी संकीर्ण राजनीति जिसे कहा जाए, एक पर्टिकुलर कलर के साथ अपनी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ये तो मैं समझता हूँ सरकार का अच्छा कदम है। केसरिया भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि और एक शौर्यवान सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए भारत की का प्रतिबिंब है। वहीं हॉकी इंडिया का कहना है कि जर्सी का रंग बदलने का फैसला खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सलाह पर लिया गया है। उनके तर्क हैं कि नीली जर्सी नीले सिंथेटिक टर्फ में आसानी से घुल मिल जाती थी। खेल के दौरान विजिबिलिटी बनाए रखने की चुनौती थी। सभी पहलुओं पर विचार के बाद केसरिया रंग चुना गया है। यह रंग साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें आप सभी तक पहुंचा देते हैं। तो क्राइम की दुनिया से 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है और कहां से है, आइए आपके सामने रखते हैं। देखिए, दिल्ली के भारत नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक युवती पर चाकू से हमला, युवक की मौत हो गई।
चलिए अपराध की खबर में 4 की जगह आज हमने एक ही खबर ली। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। ब्रेक के बाद 4 के आलम में बढ़ेंगे आगे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और अब खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, काली कमाई से जुड़ी हुई, क्योंकि देश के 2 राज्यों से काली कमाई करने वाले ऐसे माफिया का पता चला है जो सरकार के खजाने को लूटने का काम कर रहे थे। जैसे झारखंड धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई तो कोल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एलबी सिंह पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, छापेमारी हुई। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे हुए। मनी लॉन्ड्रिंग जांच का यह पूरा मामला है, जहां 600 करोड़ की संपत्ति की पहचान हुई है। 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए हैं। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं। कारोबारी के घर से 1 करोड़ रुपया कैश भी मिला है। कोयलांचल माफिया और कोयले के काले कारोबार का ये ऐसा भ्रष्ट कॉकटेल है जिसके गढ़ से एक और धन कुबेर सामने आया है। क्लर्क के बेटे से कोयला किंग बन चुके धनबाद के लाल बाबू सिंह के ठिकानों पर जब ईडी ने छापेमारी शुरू की तो उसके ठिकानों से कैश की बारिश होने लगी। 600 करोड़ की संपत्ति की पहचान, 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड मिले, 200 प्लस प्रॉपर्टी के कागजात मिले। कारोबारी के घर से 1 करोड़ बरामद। शेल कंपनी और फर्जी फर्म मिले। लेबर सप्लाई से अपना धंधा शुरू करने वाले लाल बाबू सिंह ने ब्लैक डायमंड के गढ़ में धीरे धीरे कब्जा किया और कोयले का आउटसोर्सिंग किंग बन गया। रंगदारी, अवैध खनन और चोरी की तस्करी के जरिए ये देश की तिजोरी पर डाका डाल रहा था। अब ईडी ने इसके काले साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी है। तो झारखंड के धनबाद से जिस कोयला माफिया के ठिकानों से कुबेर का खजाना मिला है वो कौन है, जरा आइए पता करते हैं। तो लाल बाबू सिंह नाम है। लाल बाबू सिंह के पिता बीसीसीएल में क्लर्क थे। एलबी सिंह ने लेबर सप्लाई के ठेके का काम करना शुरू किया। बड़े कोयला कारोबार में जगह बनाई, सरकारी ठेके और लाइसेंस हासिल किए। 2012 में सीबीआई और सतर्कता टीम पर हमले किए गए। लाल बाबू के कर्मचारियों और अधिकारियों में गहरी पैठ है। रसूख के दम पर स्थानीय प्रशासन में भी पैठ है। जहां कुछ कमी होती थी तो पैसा खिलाकर चुप करा दिया जाता था। लेकिन अब कहां तक ये मामला पहुंच गया, आपके सामने डिटेल्स रख रहे हैं। देखिए, धनबाद के बाद पश्चिम बंगाल से भी खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पत्थर का अवैध कारोबार करने वाले तुलू मंडल के ठिकाने से भी करीब 50 करोड़ का कैश और सोना बरामद किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम से यह बड़ी खबर है। रिटायर्ड सरकारी बस ड्राइवर के घर पर छापा। मतलब ये सरकारी बस ड्राइवर हुआ करते थे भाई साहब, और इनके यहां 28 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। सोचिए आप, छापेमारी में 15 किलो सोना मिला है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। कमरे के अंदर नोट की इतनी गड्डियां थी कि उन्हें गिनते गिनते मशीनें भी थक गई। करोड़ों के कैश के साथ सोने की ईंटें भी मिली। छापेमारी जितनी आगे बढ़ती गई, बरामदगी का आंकड़ा उतना ही बड़ा होता गया। बीरभूम पुलिस के मुताबिक पूरा मामला रेत और पत्थर सिंडिकेट से जुड़ा है। घर का मालिक मीनार मंडल पेशे से सरकारी बस ड्राइवर था, लेकिन अपने साले टुलू मंडल के साथ मिलकर अवैध धंधे में उतर गया था। 20 घंटे तक चली इस कार्रवाई में बरामद कैश और सोने की कीमत करीब 50 करोड़ है। हाउस which found to be belonging to one Mohammad Minar Mandal of the Mohammad Bazar area, police recovered so far 28.5 crore approximate cash and 15 kg of different size of gold bar. आरोपी मीनार मंडल ने दावा किया कि नकदी और सोना उसके साले मोहम्मद नजीबुद्दीन और तुलू मंडल का है, जो रेत माफिया है। घंटों चली छापेमारी के बाद पुलिस ने मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जरा कुंडली खंगालते हैं तूतू मंडल, इनके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ तुलू मंडल है। अब तुलू मंडल जो है बीरभूम का पत्थर माफिया है। पशु तस्करी में भी इसका नाम सामने आ चुका है। इसके पास राजस्व वसूलने का कानूनी ठेका है। खुद की कई खदानें और स्टोन क्रशर यूनिट है। अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग सिंडिकेट ये चलाता है। टीएमसी के कद्दावर नेता का ये करीबी सहयोगी बताया जाता है। बेटी की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा हुआ था। बॉलीवुड और कई बंगाली कलाकार इसमें शामिल हुए थे।
पत्थर के अवैध कारोबार का ये किंगपिन है तुलू मंडल और अब फरार है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक हुआ है। लगातार 2 घंटे तक ईरान के अलग अलग शहरों में हमले हुए। IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले से पहले ही ईरान को चेतावनी भी जारी की थी। तो बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि ईरान और अमेरिका में जो तनातनी है वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, अलबत्ता वो कायम है और बढ़ती चली जा रही है। तो इस बीच ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक। खाड़ी में फिर शुरू हुई जंग। अमेरिका के हमलों की नई लहर। ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक। जॉर्डन में ईरान के हमले के बाद आखिरकार अमेरिका का जवाब सामने आ ही गया। सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 घंटे तक चले ऑपरेशन में IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल ड्रोन डिपो, कोस्टल सर्विलांस और मैरीटाइम कैपेबिलिटीज शामिल हैं। इन हमलों का मकसद US आर्मी, कमर्शियल जहाजों और पड़ोसी देशों पर मंडरा रहे खतरे को कम करना है। हमलों से पहले ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी थी। We had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. ईरान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में एक कपल और उनके बच्चे की मौत हो गई। अब IRGC जवाबी हमले की तैयारी में जुटी है। देखिए, अमेरिका और ईरान जंग के बीच वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच नया कूटनीतिक मोर्चा खुलते नजर आ रहा है। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उससे चीन पर दबाव बढ़ चुका है। क्या चीन जंग में ईरान की चोरी छिपे मदद कर रहा है? क्या ईरान के साथ की सीक्रेट डील? ईरान चीन के बीच हथियारों की डील की खबरों ने सबको चौंका दिया। जब ट्रंप से इस डील को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजिंग को कड़े शब्दों में आगाह कर दिया। Surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए। इसके मुताबिक ईरान ने चीन के साथ की हथियार डील, 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा। डील की कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर के बीच। डील में QW-12 और FN-16 इंफ्रारेड गाइडेड शोल्डर फायर मिसाइलें शामिल। हथियारों की पहली खेप पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजने की तैयारी थी। हालांकि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को चीन के विदेश मंत्रालय ने गलत करार दिया। पिछले कुछ दिनों में POK में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है उसने इस्लामाबाद का असली चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने लाकर रख दिया। लेकिन इस मुद्दे पर न्यूयॉर्क टाइम्स को गलत रिपोर्टिंग भी भारी पड़ी है। भारतीय दूतावास ने NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स को जियोग्राफी समझा दी है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव के नाम पर लोगों का खून बहाया गया। वो रावला कोर्ट से गुजरकर मुजफ्फराबाद जाना है। 80 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून डाला। पाकिस्तान की इस बर्बरता पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी उस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने अखबार की हेडलाइन में POK को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने को गुमराह करने वाला करार दिया। भारतीय दूतावास के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भ्रामक और गलत है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। पाकिस्तान का कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा और अब वहाँ के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस क्षेत्र का नाम लिखा है ऐसा कोई क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है। POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की बर्बरता का हर जगह विरोध हो रहा है। जम्मू में भी शिवसेना UBT के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आसिम मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
ये चप्पलों और जूतों से जनरल आजम के जो है प्लेकार्ड्स को वो पीट रहे हैं और लगातार यहाँ पे एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कह रहे हैं कि पीओजे जो है भारत का हिस्सा है, क्योंकि 1994 में जो है पार्लियामेंट में भी इसको लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ है और अगर कोई इस वक्त इशू है सॉल्व करना है तो वो है पीओजे का इशू, जो से वो चाहते हैं कि ये जो है पीओजे का इलाका जो है पाकिस्तान फौज जल्दी से जल्दी खाली कर दे, क्योंकि वहाँ के लोग भी लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से जनरल आसिम मुरी का यहाँ पे पुतला भी जलाया गया और उन्होंने कहा कि वहाँ पहले पाकिस्तान ने एक कश्मीरी को हथियार देकर दूसरे कश्मीरी को मरवाया जम्मू कश्मीर में, और अब वो अपने ही कश्मीरियों को वहाँ पीओजे में मार रहे हैं। कहने को तो वो अपने आप को पाकिस्तान कश्मीरियों का खैरख्वाह कहते हैं, लेकिन अब देखिए किस तरीके से कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं और किस तरीके से पीओजे में लगातार कश्मीरियों को मारा जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे एहतजाज शिवसेना की तरफ से प्रोटेस्ट जो जारी है और ये लगातार कह रहे हैं क्योंकि इनके बाप दादा की जमीन ये भारत का हिस्सा है और ये भारत के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं ये क्या इसमें कहना पैगाम क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पैगाम ही नहीं चेतावनी है पाकिस्तान के नाम। कान खोलकर सुन ले इस्लामाबाद के सियासतदार, कान खोलकर सुन ले वो रावलपिंडी का सबसे बड़ा गुंडा जिसने जर्नल की वर्दी वहां पर जो है वो पहन रखी है, कि जिस पीओजे के ऊपर वो बर्बरता दिखा रहे हैं वो उनके बाप दादाओं की जगीर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा है। वापस ले आते हैं और खबर गुजरात से आ रही है। देखिए, गुजरात के जामनगर में फिल्मी स्टाइल में मर्डर का एक मामला सामने आया है, जहां पति की शराब में साइनाइड मिलाकर हत्या करने का एक मामला है। हत्या के बाद फैक्ट्री में दफन कर दिया गया शव और 2 साल के बाद यह हत्या का राज खुला है। गुजरात जामनगर से खबर, जहां फिल्मी अंदाज में एक मर्डर का यह पूरा मामला, पति की शराब में साइनाइड मिला दिया गया और 2 साल के बाद इस राज से पर्दा उठा है। पक्के फर्श को मशीनों के जरिए तोड़ा गया क्योंकि जमीन से 12 फुट नीचे हत्या का राज छुपा था और जब गड्ढा खुदा तो देखने वाले हैरान रह गए। जो विक्टिम है जिग्नेश, उसकी बीवी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी दारू में साइनाइड मिलाकर उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश दरेड़ के कारखाने के अंदर गाड़ दी। जिग्नेश मावड़िया 2 साल से लापता थे। आरोपी पत्नी परिवार को गुमराह करती रही कि वो ऑस्ट्रेलिया में है। शक गहराता गया, फिर राज खुल ही गया। उसके काका का बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो उन्होंने उसकी वाइफ से वापस पूछा कि हमें हमारे भाई का नंबर दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उसकी वाइफ ने उन्हें बताया, पुलिस की जब धमकी दी गई तो उसकी वाइफ ने बताया कि उसको तो हमने 2 साल पहले मार दिया है। शव नहीं कंकाल बरामद हुआ, गठरी में बांधकर ले जाया गया। आरोपी शिकंजे में है, खाकी आगे की कार्यवाही में जुटी है। आगे बढ़ते हुए अब बात बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का आफत काल जारी है और रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड ने केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक भी लगा दी है। उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप डराने लगा है। पहाड़ दरक रहे हैं, विशाल बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश कैसे पहाड़ों को कमजोर कर रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों ने खौफनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। लगातार गिरते पत्थरों और मलबे के कारण प्रशासन को केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में लगातार भारी बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ सिर्फ दरक नहीं रहे बल्कि दहशत बनकर टूट रहे हैं। उत्तरकाशी से लैंडस्लाइड की ऐसी एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई। यहां स्याना चट्टी के पास पहाड़ से हुए लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी इलाके में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए।
पहाड़ी से अचानक एक विशाल पत्थर टूटता है और फिर बेकाबू रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। कैसे ये भारी भरकम बोल्डर रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ सड़क तक पहुंच जाता है। अगर उस वक्त कोई राहगीर वहां मौजूद होता तो बच पाना लगभग नामुमकिन था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। कुपड़ा गांव में पहाड़ी से मलबे और बोल्डरों का सैलाब उतर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही नीचे बहने लगा हो। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुल के नीचे बना अस्थायी सड़क मार्ग बह गया और कुपड़ा, कुंसाला और त्रिखली गांव का संपर्क टूट गया। फिलहाल पहाड़ों से गिरते पत्थर और बहता हुआ मलबा स्थानीय लोगों को डरा रहा है। हर किसी की नजर आसमान और पहाड़ों पर टिकी है, क्योंकि कुदरत का अगला वार कब और कहां होगा कोई नहीं जानता। वहीं हरिद्वार में भी कुछ ही मिनट्स की बारिश ने ऐसा कहर बरपा दिया कि सूखी पड़ी नदी अचानक उफान पर आ गई और तेज बहाव में 2 गाड़ियां भी फंस गईं, जिन्हें आप देख रहे हैं। एक चालक ने किसी तरह अपनी गाड़ी बचा ली, जबकि दूसरी कार पानी की धारा में बह निकली। ये तस्वीरें हरिद्वार के खड़खड़ी इलाके की हैं, जहां कुछ ही देर की तेज बारिश ने हालात पूरी तरह बदल दिए। जो नदी कुछ समय पहले तक सूखी थी, वो अचानक उफनती धारा बन गई। शमशान घाट के पास खड़ी 2 गाड़ियां पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गईं। देहरादून से आया एक परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा था और गाड़ियां सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। अचानक पानी बढ़ा तो एक चालक ने समय रहते अपनी गाड़ी निकाल ली, लेकिन दूसरी गाड़ी बहाव में फंस गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने अचानक आने वाले जल प्रवाह के खतरे की फिर याद दिला दी। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में और रात 8:45 पर भारत की बात बताता हूं मैं। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।